हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपके आईसीएसई 10th और आईसीएसई 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस की। इसलिए क्लास 12 फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, एक लेक्चर हम कर चुके हैं। अब अगला लेक्चर जो है वो प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज हाइगन्स प्रिंसिपल से। ये पहली वेव नेचर की थ्योरी है जो लाइट को वेव कंसीडर करती है। पोस्टुलेट्स एक्सेट्रा हम पहले कर चुके हैं। एक छोटा सा रिव्यू अगर लेना हो तो इसका रिव्यू इस तरह लिया जा सकता है कि हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता था, देख लीजिए। कहता था कोई भी पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर वेवफ्रंट पे नए सोर्स की तरह बिहेव करता है और वो वेवलेट्स जनरेट करता है। स्फेरिकल टाइप की वेवलेट्स क्या होती है बताते हैं। और इन वेवलेट्स पे अगर हम कॉमन टेंजेंट डाले, जैसे फॉरवर्ड एनवेलप बोला था लास्ट लेक्चर में, तो वो नेक्स्ट वेव फ्रंट बना देता है। और इस नेक्स्ट वाली वेव फ्रंट का भी हर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। लास्ट लेक्चर में सारा कुछ हो चुका था। वेव कैसे प्रोपेगेट होती है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, और डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी आप हाइगन प्रिंसिपल की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप मानिए कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है जिससे वेव कहीं आगे गई, कहीं आगे गई, कहीं कहीं आगे जा रही है। अब आप क्या करें, इसमें वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करें इस तरह से सेंटर पे सोर्स को रखकर। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सारे सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होने की वजह से ऐसी सरफेस को कहा जाएगा बेटा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट वो एक सरफेस होती थी जिस सरफेस के सारे पॉइंट्स सेम फेज में हुआ करते थे। अब इसका हर पॉइंट स्फेरिकल वेवलेट डेवलप करेगा, स्फेरिकल वेवलेट डेवलप करेगा, स्फेरिकल वेवलेट डेवलप करेगा। और इस तरह की स्फेरिकल वेवलेट में अगर एक कॉमन टेंजेंट यानी फॉरवर्ड एनवेलप ड्रॉ कर दें तो ये जो चीज निकल कर आती थी ये सेकेंडरी वेव फ्रंट निकल कर आती थी। क्या बना बेटा, ये बन गया आपके लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो इसका चित्र यहाँ से भी देख सकते हैं। लोगों ने यही डायग्राम लास्ट लेक्चर में भी किया था, दोबारा देख लें। कोई एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से वेव्स जा रही हैं जैसे जैसे दिखाई गई है। ठीक, आपने कोई एक वेव फ्रंट कंसीडर करी। मैं यहाँ वेव फ्रंट कंसीडर कर लेता हूँ। ये वेव फ्रंट है हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट, पहली वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को पॉइंट सोर्स बनाकर आपने सेकेंडरी वेवलेट्स डेवलप करी। इन वेवलेट्स पे अगर आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो जो कॉमन टेंजेंट है बेटा वो दो जगह ड्रॉ हो सकती है, एक पीछे बैकवर्ड एनवेलप और एक आगे फॉरवर्ड एनवेलप। हम इस फॉरवर्ड एनवेलप से मतलब रखते हैं, बैकवर्ड एनवेलप हमेशा मना किया जाता है और कहा जाता है कि वेव्स पीछे प्रोपेगेट ना करके हमेशा आगे प्रोपेगेट करती हैं। तो ये जो फॉरवर्ड एनवेलप आप बना रहे हैं यही हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट है। और सेकेंडरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट दोबारा से सेकेंडरी वेव्स की तरह, सेकेंडरी सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा। अब क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है इस वजह से इसमें भी आपको स्फेरिकल वेवलेट्स मिलने लग जाएंगे। और ये स्फेरिकल वेवलेट्स आप देखेंगे इस तरह से अरेंज है जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम में। ये स्फेरिकल वेवलेट्स हो गए। इन स्फेरिकल वेवलेट्स पे दोबारा से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और ये जो कॉमन टेंजेंट आप इन पर बनाएंगे तो ये दोबारा से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगी और दोबारा से यही कानून लग जाएगा कि हर पॉइंट अपने लिए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा वेव फ्रंट का, सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स बनाएगा, उनका कॉमन टेंजेंट वेव फ्रंट बनाएगा और इस तरह से वेव्स आगे चलती चली जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात है पोस्टुलेट्स। तो आपको दो पोस्टुलेट्स जो हैं वेव थ्योरी के या हाइगन्स थ्योरी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं, सारे डेरिवेशंस इन्हीं दो थ्योरीज से हो सकते हैं। कौन सी हैं ये दो थ्योरीज? सबसे पहले इन दो थ्योरी में पहली थ्योरी को समझो, पहले पोस्टुलेट को समझो कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे, या फिर जिसे हम वेव बोला करते थे। वेव फ्रंट हमेशा अपनी वेव्स के परपेंडिकुलर ही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बात हमें डेरिवेशन के टाइम समझ में आएगी। पोस्टुलेट की इंपॉर्टेंस हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है
कि कहीं आपने कोई एक सरफेस ऐसे डिजाइन करी इस तरह से, ये सरफेस, तो जो वेव्स जा रही होंगी वो वेव्स ऐसे जा रही होंगी, ऐसे वेव्स जा रही होंगी। The waves must be perpendicular to the surface. The waves must be perpendicular to the surface. ये वेवफ्रंट्स, ये जो है वेवफ्रंट है, ये प्लेनार सरफेस है, तो ये वेवफ्रंट बन गई। हम लोग ये बात जानते हैं कि प्लेनार वेवफ्रंट होती है पैरेलल रेस के लिए, पैरेलल रेस बनाई है, ये हमारे लिए वेव्स या जिन्हें हम लोग रे ऑप्टिक्स में रे बोला करते थे, ये वो है। ठीक, याद रखने के लिए इसे रे बोल सकते हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर रहने वाली। यही काम आप पॉइंट सोर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रेस कुछ इस तरह जा रही हैं तो इसे ही आप सोर्स को ही आप पॉइंट बनाकर एक आर्क लगा लीजिए और स्फेरिकल टाइप का शेप बनाइए, तो ये भी आपके लिए स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट बन जाएगा। ये सब लोगों ने चित्रकारी पिछले लेक्चर में करी हुई है, इसलिए दोबारा बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, पर रिकॉल कराना जरूरी ताकि परपेंडिकुलर का केस आपको याद हो जाए। तो बेसिक परपेंडिकुलर का केस। दूसरी एक और चीज़ कि मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस में आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में आपने एक रे बनाई जो ऐसे आ रही, और लॉजिकली ये रे अब कन्वर्ज हो जाएगी, तो एक और रे बना लीजिए। चलिए, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह चली जाएगी। तो जो आप वेवफ्रंट बना रहे होंगे वो इंसिडेंट वेव्स के लिए तो आप ऐसे बनाएंगे, देखिएगा, क्योंकि इंसिडेंट वेव्स आपको पैरेलल दिखाई दे रही हैं तो प्लेनार वेवफ्रंट बनेगी। और जाने वाली वेव्स को अगर आप देखें तो ये फोकस पर मीट कर रही हैं, तो जहां मीट करती है वही हमारे लिए एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आने वाली वेव्स के लिए इसे सेंटर मानकर स्फेरिकल वेवफ्रंट, इसी तरह जाने वाली वेव्स के लिए भी इसे सेंटर मानकर स्फेरिकल वेवफ्रंट ये बन जाएगी। तो स्फेरिकल बनाने का फायदा ये है कि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। ये केस आपके लिए तैयार मिलेगा। तो पहला जो पॉस्टुलेट है वो ये। दूसरा ये कि ईच वेव take equal time to reach a wavefront from the previous one. हर एक वेवफ्रंट से दूसरी वेवफ्रंट जाने में किसी एक वेव को जितना समय लगता है, सारी वेव्स उतना ही समय लेती हैं किसी एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट पहुंचने में। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि इसी के आगे एक और वेवफ्रंट बनी होती, तो हम कहते हैं कि अगर इस वाली वेव ने यहाँ से यहाँ जाने में, यानी एक वेवफ्रंट से दूसरी वेवफ्रंट जाने में t टाइम लिया है, तो कोई भी वेव पहली से दूसरी के बीच में t ही टाइम लेगी, कोई भी वेव पहली से दूसरे के बीच में t ही टाइम लेगी। कोई भी दो वेवफ्रंट चूज कर लीजिए, पहली वेवफ्रंट से दूसरी वेवफ्रंट जाने में जितना टाइम किसी एक वेव को लगेगा उतना ही टाइम दूसरी वेव भी लेगी। ये दो पोस्टुलेट्स अगर आपको याद रह जाए तो आप ये यकीन मानिए कि आप सारे के सारे जितने भी केसेस हैं वो हाइगन्स थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्लेक्शन को प्रूव करना। इस वजह से बेटा हम रिफ्लेक्शन पर सबसे पहले बात करेंगे। रिफ्लेक्शन का लॉ कैसे प्रूव होगा, तो वो भी करते हैं भाई, रिफ्लेक्शन का लॉ भी प्रूव करते हैं। आइए देखिए, ये हमारे लिए मिरर है, ठीक। अब मिरर बनाओगे तभी तो रिफ्लेक्शन समझोगे। तो मिरर बनाया गया, अब सुंदर मिरर बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, मिरर बना लिया हमने। अब इस पर कोई रे आ रही है, आप एक रे गिराइए और इसी के पैरेलल में जानबूझकर एक दूसरी रे बना रहा हूं। देखिएगा मैंने पैरेलल ही बनाया है,
एक रे ये आ रही है, इसे ऐसे मार्क कर लें। एरोज आप बेटा जरूर बनाए रे में, वरना हमेशा गड़बड़ होती है। इतना गाढ़ा ना बना देता मैं बना रहा हूँ, मेरे पास मोटा पेन है, आपके पास पतला होगा, लेकिन एरो बनाए। अब जो है रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, तो रे रिफ्लेक्ट होकर जाने लगी। ये रिफ्लेक्ट हुई, इसी प्रकार से ये रे भी रिफ्लेक्ट होगी। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि रिफ्लेक्शन का क्या केस पढ़ाया जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखना कि दोनों रेज जो जा रही हैं, चाहे वो फर्स्ट वाली हो चाहे सेकंड वाली हो, ये बात इंश्योर कर रही हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रही थी। इसका मतलब ये होगा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पहली वाली रे में हुआ, उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इस दूसरी वाली रे में होगा, क्योंकि पैरेलल आ रही हैं। और रिफ्लेक्शन अगर रेगुलर है तो जितना रिफ्लेक्शन का एंगल फर्स्ट वाले केस में है, उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल सेकंड वाले केस में होगा। मुझे ये नहीं पता है कि I और R बराबर हो गए, पर मुझे ये पता है the rays are coming parallel to each other, then the angle of incidences are same and also the angle of reflections are same. ये रे निकल गई बाबू यहाँ से, ये भी निकल गई। तो जो वेवफ्रंट आप सोचेंगे कि इन पर पढ़नी चाहिए, वो वेवफ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। इफ यू सी the waveFronts must be perpendicular to the rays, तो दोनों रेस के परपेंडिकुलर आपको वेवफ्रंट बनानी पड़ेगी। तो आपने जो रेड वाली बनाई है, दिस इज द वेवफ्रंट, दिस इज द वेवफ्रंट, तो ये वेवफ्रंट। और हम लोगों ने एक बात समझी है कि वेव्स एक वेवफ्रंट पे एक साथ पहुंचती हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये दो रेस एक साथ A और B पर पहुंची हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त जितने टाइम पहली वाली रे A पर है, उतना ही टाइम दूसरी वाली रे B पर है। एंड प्लेनर वेवफ्रंट हमने बना लिया। इसके बाद ये A रे आगे आ रही है, B भी आगे आ रही है, और यहाँ पर इंसिडेंस हो जाता है। अब कॉमन सेंस है कि इसका रास्ता छोटा है, पहले इंसिडेंस हो गया, इसका रास्ता बड़ा, इसका इंसिडेंस नहीं हो पाया। तो हम यहाँ वेवफ्रंट डालना चाहते हैं इंसिडेंट रे पर। एंड इफ यू प्लॉट अ वेवफ्रंट ऑन द इंसिडेंट रे, ध्यान से देखना, तो वेवफ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे, वेवफ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे। आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो चीज है इसको वन बोल रहे हैं, और वन का मतलब है वेवफ्रंट ऑन इंसिडेंट रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वेवफ्रंट इंसिडेंट रे पर बनाई, तो इंसिडेंट रे पर ही परपेंडिकुलर होगी, इंसिडेंट रे पर परपेंडिकुलर होगी। हम ये परपेंडिकुलर कैसे जान रहे हैं? ऐसे जान रहे हैं, वेवफ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे या वेव। तो जो भी रेज आ रही हैं इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। इसका क्या मतलब है? A से यहां पहुंचने में, इसे हम P नाम दे रहे हैं, A से P तक पहुंचने में पहली वाली वेव को जितना टाइम लगा, B से Q तक पहुंचने में दूसरी वाली वेव को उतना टाइम लगेगा। कैसे पता है ये बात? यहां से पता है। Each wave take equal time to reach a wavefront from the previous one। पुरानी वाली वेवफ्रंट से एक वेव को दूसरी वेवफ्रंट पहुंचने में जितना समय लगा, दूसरे वाले को भी उतना ही समय लगा। अब क्या हुआ? इंसिडेंस के बाद रिफ्लेक्शन हो गया पहले ये फर्स्ट वेव में, और सेकंड वाली वेव को भी Q से लेके यहां तक आना है। जब ये आई R पॉइंट है, या इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई। अब मुझे एक वेवफ्रंट बनाना है रिफ्लेक्टेड वेव पर, और रिफ्लेक्टेड रे पर जो वेवफ्रंट बनाएंगे वो R पॉइंट पर बनाएंगे। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव पर है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव से परपेंडिकुलर डाला गया है, तभी 90 डिग्री बन रहा है, और रिफ्लेक्टेड वेव पर परपेंडिकुलर है। इसे S बोल देना चाहिए, ये S हो गया। और मुझे ये बात पता है कि ये सेकंड वाली वेवफ्रंट है। तो अगर मैं सेकंड वेवफ्रंट की बातें कर रहा हूं, तो सेकंड का मतलब है वेवफ्रंट ऑन reflected ray at point of incidence। कौन सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है? गौर से देखो, पहले वाला P था और अब वाला R है, ठीक।
और जो वेवफ्रंट बना वो वेवफ्रंट लॉजिकली रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ भी रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर होगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ और ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, अच्छे काम की चीज है। P से जब ये इंसिडेंट रे, ध्यान देना, इंसिडेंट रे जब P पर थी तो ये वाली इंसिडेंट रे Q पर थी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली रे फर्स्ट वाली S पर पहुंची, तो ये जो रे है ये Q से R पर पहुंची। देखो ये फर्स्ट वाली वेवफ्रंट में जब इंसिडेंट रे यहाँ थी तब ये इंसिडेंट रे यहाँ थी। अब ये रिफ्लेक्ट होके S पर पहुंच रही है तो ये Q से R पर पहुंच रही है, क्योंकि एक वेव फ्रंट से फर्स्ट वाली वेव फ्रंट पे पहली वाली वेव यहाँ है और दूसरी वाली वेव यहाँ है। फिर सेकंड वाली वेव फ्रंट में पहली वाली वेव यहाँ पहुंची और दूसरी वाली वेव यहाँ पहुंची। यानी P से लेके S तक में अगर T टाइम लग रहा है T, तो Q से लेके R तक में भी T ही टाइम लग रहा है। और क्योंकि मीडियम एक ही है, मीडियम बदला नहीं है, तो तुम कहोगे कि P से लेके S तक अगर लाइट की स्पीड v है तो v into t दूरी चल रही है, और Q से लेके R तक क्योंकि लाइट की स्पीड सेम है और समय भी पोस्टुलेट के हिसाब से एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में सेम समय लगेगा। ये पहली वाली वेव फ्रंट में P और S पर है और दूसरी वाली वेव फ्रंट में S और R पर है, इसका मतलब P से S जाना और Q से R जाना सेम टाइम पर होगा, तो वो चीज लिख ली हम लोगों ने। अच्छा, अब थोड़े बहुत एंगल्स देख लिए जाएं। एंगल्स कैसे देखे जाएंगे? देखो ये टोटल बेटा 90 है, ये लाल वाले के साथ इंसिडेंट रे का एंगल 90, तो पहला वाला एंगल R है। तो अगर मैं ये एंगल निकालूं, है ना, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा अच्छा लगेगा तुमको, समझ में आएगा ज्यादा। अगर मैं ये एंगल निकालूं रेड वाले के साथ, तो ये आएगा बेटा 90 माइनस आई। समझ में आ रहा है 90 माइनस आई कैसे दिख रहा है? क्योंकि रेड वाले लाइन के साथ यानी वेवफ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल है। अब तुम इस नॉर्मल को देखो, नॉर्मल सरफेस के साथ 90 एंगल बनाता है और ये एंगल 90 माइनस आई है, तो बचा हुआ एंगल जो है वो कितना है? आई। सिमिलर कहानी यहाँ देखो, ये आर है, मैं यहाँ पर कुछ इरेज भी करना चाहता हूँ। तो ये रेड वाली लाइन के साथ रिफ्लेक्टेड रे 90 का एंगल बना रही है। अगर हम ये r को हटा दें तो बची हुई दूरी जो है वो 90 माइनस आर है। नॉर्मल सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 है, 90 माइनस आर निकाल ले रहे हो तो यहाँ जो बच रहा है वो r है। इस प्रकार सोचा जाएगा। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक, ट्राइंगल्स पे बहुत ध्यान से देखना बेटा। ट्राइंगल मेरे पास है PRS और ट्राइंगल है PR और Q। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना है, PRS और PRQ। देखो PRS और PRQ में PR और PR ये दो साइड्स तो बराबर है क्योंकि कॉमन है दोनों में, बात तो सही। एक एंगल S और एक एंगल Q और ये दोनों ही 90 हैं, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक। और एक बात और कि ये जो दूरी निकल कर आई है ना, P से लेके S और Q से लेके R, दोनों ही दूरियां V इंटू T है। ये दूरी भी VT है और ये दूरी भी VT है। मैंने यहाँ लिखकर आपको बताया था किस तरह, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो आपको साइड एंगल साइड दो ट्राइंगल्स में ये चीज बराबर मिल रही है, और जब भी आप ये मिलेगी तो आप कहोगे दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि दोनों में कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। और बेटा करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए तो आपको समझ में आता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल I इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल R। तो ये I और R एंगल्स आपस में बराबर हो गए। और आपको ये बात मालूम है कि यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेकंड लॉ। हाँ, 3-4 लाइनें बनाने की जरूरत नहीं। कैसे याद होगा? दो रेज डालिए और निकाल दीजिए उन्हें। एक वेवफ्रंट डालिए इंसिडेंट पे, एक वेवफ्रंट डालिए रिफ्लेक्टेड पे, दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, उनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। देयर आफ्टर हम प्रूफ करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन के लॉ को।
और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का लॉ बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि हम स्नेल्स लॉ प्रूव करने जा रहे हैं, sin i by sin r इक्वल टू कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई एक सरफेस है, ठीक। अब इस सरफेस के ऊपर लाइट की स्पीड सपोज करिए कि v1 है और नीचे लाइट की स्पीड v2 है। हम v1 को बड़ा मानकर चल लें तो एक बात पता चलेगी कि ऊपर का मीडियम जो है वो रेयरर है और नीचे का जो मीडियम है वो डेंसर। रेयरर और डेंसर मीडियम होने की वजह से एक रे आप यहाँ पर लेकर आएंगे और इसी के पैरेलल आप एक और रे बनाएंगे। पैरेलल रे इसलिए कि दोनों के एंगल्स बराबर रहेंगे, एक इंसिडेंस के लिए सॉल्व हो जाएगा, एक रिफ्लेक्शन या सॉरी रिफ्रैक्शन के लिए सॉल्व हो जाएगा। आप ये इंसिडेंट रेस बना लीजिए। इंसिडेंट रेस के बाद आप इनमें नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है। अब आप जानते हैं कि रेस को सीधा जाना था, आप जानते हैं कि रेस को सीधा जाना था, आप ये भी जानते हैं कि रेस टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएंगी, आप ये भी जानते हैं कि रेस टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएंगी। तो आप रिफ्रैक्टेड रे को आगे आगे भेजेंगे। कॉन्सेप्ट वही कि इंसिडेंट रे लाओ और रिफ्रैक्टेड रे बनाओ और उसके बाद दो रेस बनाओ पैरेलल एक दूसरे के, तो फायदा रहेगा। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। ये नॉर्मल की जगह हम लोगों ने n बोला और इसकी जगह बोला n प्राइम। नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर जो बेटा एंगल आपको मिल रहा है उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हो। लॉजिकली ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है ताकि इंश्योर हो पाए कि दोनों पैरेलल रेस हैं। और अगर सब कुछ सही है और किसी तरह की सिमेट्री में प्रॉब्लम नहीं है तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि I पर आने वाली R पर जा रही है तो अगली बार दोबारा भी जब भी कभी I पर आएगी तो R पर ही जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब वही कहानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, पहले इंसिडेंट रे पर और दूसरे वाले में रिफ्रैक्टेड रे पर। तो आप क्या करें, वेव फ्रंट ड्रॉ करें। और वेव फ्रंट ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। तो पहले हम इंसिडेंट रे पे ड्रॉ करेंगे, तो नहीं लिखा इसको 1 लिखा और फिर 1 की परिभाषा लिख दी हमने, तुरंत इसके बारे में बता दिया कि 1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब है वेव फ्रंट। पूछा जाएगा वेव फ्रंट किस पर, ऑन इंसिडेंट रे। किस जगह पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ठीक, इसके बाद अगर पूछे कोई कि जो लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब पहली वाली रे, ये 1 ये 2 रे, ठीक है ना, इस A पॉइंट पर है उस वक्त हमारी ये जो दूसरी वाली इंसिडेंट रे ये C पॉइंट पर है और फिर ये रे रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये रे अभी आगे आती है, ये जो है B पर पहुंची आगे आते आते। अब कॉमन सेंस है कि रिफ्रैक्टेड रे पर आपको वेव फ्रंट डालना पड़ेगा। यू हैव ड्रॉन सम वेव फ्रंट ऑन रिफ्रैक्टेड रे और जब वेव फ्रंट डालोगे तो तुम रिफ्रैक्टेड रे के साथ 90 डिग्री बनाओगे क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे पर आपने किया तो ये ऐसे रहा। ठीक, अब इस पॉइंट को आप D नाम दे दो, D नाम दे दिया तुमने। ठीक है, इसे 2 बोलो। और 2 बोलने का क्या मतलब है, 2 बोलने का वही सीधा सीधा मतलब है कि वेव फ्रंट ऑन रिफ्रैक्टेड रे पर वेव फ्रंट डाला गया, पहली वाली रे ये और दूसरी वाली रे ये। ठीक, यही काम हमेशा करना है इसको प्रूव करने में। पहले वाले में इंसिडेंस पे डालो, दूसरे वाले में रिफ्रैक्टेड पे डालो। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में अगर यहाँ t टाइम लग रहा है तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में यहाँ भी t टाइम लगेगा, मतलब C से B आने में t ही टाइम लगेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब अगर यहाँ स्पीड v2 है तो मैं जैसे ही v2t लिखूंगा मुझे ये दूरी मिल जाएगी और जैसे ही मैं यहाँ v1t लिखूंगा तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे लिए AD लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा तो AD तो v2t के बराबर है और अगर मैं B से लेकर C तक की दूरी लिख रहा हूँ तो वो v1t के बराबर है। अब बात आती है ये एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में टाइम t के अलावा क्यों कुछ नहीं लिखा।
टी हमें पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में एक रे जितना टाइम लेगी, एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में दूसरी वाली रे भी उतना ही टाइम लेगी, कि उनमें अंतर नहीं आएगा। अब क्योंकि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने में टाइम में अंतर नहीं आता, इस बार स्पीड में अंतर आ गया है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया, स्पीड चेंज हो गई है। तो एक जगह v1t, एक जगह v2t। आप ऊपर वाले एंगल को शायद आई बोल रहे थे, तो ये जो एंगल है ये बेटा 90 माइनस आई आएगा, इस वजह से ये एंगल जो है वो फिर से आई आएगा। सिमिलरली अगर ये r है तो ये 90 माइनस r आएगा, क्योंकि टोटल 90 था, और ये एंगल फिर से r आएगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनता है। अब आप दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल्स आपने लिए। ये दो ट्रायंगल्स में सबसे पहले ABC वाले में आप साइन आई यूज करिए। साइन का मतलब एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह लिखा है v1t डिवाइडेड बाय 90, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी कि AB। अब ABD देख लीजिए, ABD में r एंगल है, तो आप इसको लिखिए बेटा साइन r, जानबूझ के, क्योंकि साइन आई बाय साइन r कांस्टेंट प्रूव करना। r के सामने परपेंडिकुलर है, जिसे v2t लिख रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे बेटा v2t होल डिवाइडेड बाय 90 एंगल ये है बेटा, इसके सामने AB साइड है, इसलिए हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख रहे होंगे बेटा AB। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड लगा दीजिए और लिखिए sin i होल डिवाइडेड बाय sin r इक्वल टू v1t बाय AB होल डिवाइडेड बाय v2t बाय AB। आप इनका 1 2 3 4 वाला मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, 4 वाला 1 के पास और 2 वाला 3 के पास, तो ये आ गया v1t इंटू AB होल डिवाइडेड बाय v2t इंटू AB। तो आपको एक बात तो तुरंत नजर आएगी कि सर बड़े प्रेम से आपने AB से AB कैंसिल कर दिया और T से T कैंसिल कर दिया, एंड द फॉर्मूला बिकम्स sin i बाय sin r इक्वल टू v1 अपॉन v2। अरे स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम इज कांस्टेंट, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कांस्टेंट होती है तो sin i अपॉन sin r भी तो कांस्टेंट निकल आया। समझे मेरी बात? भैया स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में कांस्टेंट है, तो v1 भी कांस्टेंट है और v2 भी कांस्टेंट है, तो sin i बाय sin r तो कांस्टेंट निकल आया ना। और यही तो कांस्टेंट हमारे लिए स्नेल्स लॉ होता है कि sin i बाय sin r इक्वल टू कांस्टेंट। और जब भी कभी ये कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमने रिफ्रैक्शन का लॉ प्रूव कर लिया। और रिफ्रैक्शन के लॉ को प्रूव करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने हाइगन्स थ्योरी का इस्तेमाल किया, हाइगन पोस्टुलेट का इस्तेमाल किया, वेवफ्रंट थ्योरी का इस्तेमाल किया। बहुत मार्वेलस थ्योरी है, किसी भी तरह के ऊल जलूल डायग्राम से बचें। हर तरह से वेवफ्रंट को प्रूव करने के लिए बस दो वेवफ्रंट चाहिए होती हैं। यू नीड जस्ट टू पैरेलल रेज, दोनों को इंसिडेंट कराइए। एक वेवफ्रंट डालिए इंसिडेंट रे पर पहले पॉइंट पर और एक डालिए रिफ्रैक्टेड रे पर दूसरे पॉइंट पर, एंड देयर आफ्टर इन दो ट्रायंगल्स में ही आपको खेलना है। और अगर रिफ्लेक्शन है तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, अगर रिफ्रैक्शन है तो sin i बाय sin r लगा लीजिए और खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो हो गया प्रूफ, इसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब तो काम का अपना एजेंडा पूरा हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन का काम भी खत्म और रिफ्रैक्शन का भी काम खत्म। हाँ, तो प्रूविंग तो हो गई, ये एजेंडा खत्म, हाइगन प्रिंसिपल तो हमारा ओवर हो गया। अब जो चीज चालू होगी उसे हम कहेंगे YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका कुछ बेसिक सा आइडिया मैं आपको बता देता हूं कि हम उसमें क्या करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में तो हम उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, बस आइडिया बताता हूं क्या। एक चीज है जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं तुम। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है? सुपरपोजिशन, दो लोग, दो मटेरियल पार्टिकल्स सुपरपोज नहीं हो सकते। सुपरपोज होने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक ही समय पर दो लोगों का हो जाना, और ये संभव नहीं है। जब तक वॉल्यूम को खाली नहीं किया जाएगा तब तक वो वॉल्यूम कोई दूसरा पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मगर वेव्स एनर्जी का फॉर्म है तो वो सुपरपोज होती हैं एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक लोकेशन पर दो या दो से ज्यादा वेव्स हो सकती हैं। और जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं वेव्स सुपरपोज कर रही हैं। वेव्स के प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन
अगर बेटा सेम है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, और दूसरी बात दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट विद टाइम, यानी टाइम के साथ ना बदले, लोकेशन के साथ बदले, जगह बदल दे तो बदल जाए फेज डिफरेंस, लेकिन टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ना बदले, तो ऐसे समय पे हम ये कहते हैं कि वेव्स के नेचर को कहा जाएगा कि ऐसी वेव्स कोहेरेंट वेव्स हैं। क्या है? कोहेरेंट वेव्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर सेम डायरेक्शन में कोहेरेंट वेव्स सुपरपोज कर रही हैं तो हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? इंटरफेरेंस हो रहा है। ये खतरनाक चीज है। और इंटरफेरेंस से दिखता क्या है? इंटरफेरेंस से कुछ और नहीं दिखता। मान लीजिए कि आपके पास ये स्क्रीन है, सामने आपने एक स्क्रीन और लगा रखी है, पूरे स्क्रीन में हर जगह पर आपने लाइट को जाने से मना कर रखा है, सिर्फ दो छोटे छोटे छेद बना रखे हैं और इन छेदों को हम लोग नाम देते हैं बेटा स्लिट्स। ठीक, और फिर आप यहां से एक लाइट डालते हैं जो इससे भी आती है और इससे भी आती है, और ये जो लाइट हम डाल रहे हैं ये सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, इनका फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो एक्सपेक्टेशन रे ऑप्टिक्स के हिसाब से ये होती है कि दो छेदों से लाइट आ रही है, सीधे सीधे दो डार्क ब्राइट स्पॉट बन जाने चाहिए, दो जगह लाइट दिखनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि लाइट यहाँ दिखती है, 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 एंड बहुत सारे ऐसे डार्क और ब्राइट स्पॉट्स के पैटर्न बन जाते हैं। सेलेक्टिव पोर्शंस को सेलेक्ट करती है लाइट, कुछ कुछ पोर्शंस पे लाइट जाती है, अदरवाइज पोर्शंस पे लाइट नहीं जाती। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि यही चीज जो बन रही है, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम पा रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये इंटरफेरेंस पैटर्न को पहली बार प्रूव करने वाले लाइट के साथ थे यंग साहब, थॉमस यंग। अब क्योंकि यंग साहब ने ये किया तो ये चीज कहलाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, डबल स्लिट इसलिए क्योंकि दो स्लिट है, और ये चीज कहलाएगी YDSC, और पूरे वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा रहेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये हम करेंगे बेटा अगले लेक्चर में। फिलहाल आज के लेक्चर को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। हमें देखते रहिए, फॉलो करिए। अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो कुछ आएगा, जैसा लिखना है पूरे नंबर लाने के लिए, जो कुछ पढ़ना है पूरे नंबर लाने के लिए, वी आर डीलिंग विद दोस क्वेश्चंस ओनली, दोस टॉपिक्स ओनली। हमें फॉलो करिए और आइए बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स जो आप फेच कर सकते हैं, हमें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।